हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइंस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी रिस्क एसोसिएट होता है। सिमिलर वे में रियल एस्टेट में भी रिस्क एसोसिएट होता है। अगर रिस्क नहीं है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि एफडी है, एफडी में रिस्क आपको एसोसिएट नहीं होता है, उस केस में आपको रिटर्न भी फिक्स होते हैं। उतना रिटर्न है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्टिकुलर ईयर का जो भी इन्फ्लेशन रेट है उसको भी मीट नहीं कर पाता। सो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क एसोसिएट है, बट डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं जो उससे एसोसिएटेड रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। सो एसोसिएटेड रिस्क, रियल एस्टेट में जो एसोसिएटेड रिस्क है वो दो तरह से होता है। एक तो इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में होता है कि हम उस पर्टिकुलर रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। दूसरा होता है हम उसको कंट्रोल में नहीं होता है। सो जो हमारे कंट्रोल में है उसकी बात करते हैं पहले। सपोज मेरे पास 50 लाख रुपीज है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है मेरी आज की डेट में, तो मैं 50 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, और उससे एसोसिएट रिस्क के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर हमारे लिए रिस्क एसोसिएट हो जाता है मेरे साथ में। वहीं अगर मैं उस पर्टिकुलर 50 लाख रुपीज को दो और तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, 20 लाख की दो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया, और एडिशनली एक 10 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे कि मैंने दो अलग अलग शॉप्स खरीद ली किसी छोटे एरिया में, और एक प्लॉट खरीद लिया 10 लाख रुपए का। तो उससे क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया, और हमारा जो एसोसिएटेड रिस्क है सिंगल प्रॉपर्टी का वो डाइवर्सिफाई हो गया। सो हमें सिंगल प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड रिस्क हमारा मिटिगेट हो गया। देन दूसरे टाइप का रिस्क ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से हम रिस्क से एसोसिएट रहते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई जिसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स के कंट्रोल में नहीं होता है। देन उस एसोसिएटेड रिस्क को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मिटिगेट नहीं कर सकते। सो इसमें कितने टाइप के रिस्क होते हैं वो समझते हैं हम। सो रियल एस्टेट में तीन तरह के रिस्क एसोसिएट होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा मार्केट रिस्क, और चौथा लीगल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क कैसा होता है, हम बात करते हैं कि लेवरेजिंग रियल एस्टेट में बहुत अच्छी चीज है और इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। लेवरेजिंग मीन्स हम डेट लेना या फिर लोन ले, लोन लेके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली हमें फ्यूचर में एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको बेनिफिशियल रहता है। बट इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होती है। अगर मैं अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उसको उसके बियॉन्ड जाके अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, डेट ले रहा हूँ, देन डेट इज डेंजर के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो हमें उसको डेंजर से बचने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसको हमें कंसिडर करते हुए उतना ही डेट लेना जितना कि मैं इजिली बियर कर सकता हूँ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देन दूसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कैसा है कि हम रियल एस्टेट में लिक्विडिटी रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज सबसे कम लिक्विड अगर कोई एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो परचेज करते टाइम आपके कंट्रोल में है, बट आप सेल आउट करने जा रहे हैं, अगर बायर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, देन आपको या तो वेट करना पड़ेगा अगर आपको सही रेट पे अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना है, या फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कहने के लोअर रेट पे मार्केट वैल्यू से सेल आउट करना पड़ेगा। ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। देन तीसरा आता है हमारा मार्केट रिस्क। सो रियल एस्टेट मार्केट जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल चेंजेस। सो उनको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या फिर रिड्यूस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर डाइवर्सिफाई का हमें करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। सपोज मेरी प्रॉपर्टी सभी एक ही एरिया में इन्वेस्टेड है, तो क्या होगा उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी के रेट या तो अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं या फिर किसी रीजन से कम हो जा रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने उस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सब रिस्क में आ जाएंगे। उसको मिटिगेट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में प्रॉपर्टीज खरीदनी है और इन्वेस्टमेंट करना है। देन आता है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीगल रिस्क, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा देखा गया है कि एक प्रॉपर्टी को दो लोगों को, तीन लोगों को भी सेल आउट कर दिया जाता था, या फिर बिल्डर कई बार डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं करते, टाइम से पोजेशन नहीं देते, और उसके डॉक्यूमेंट या फिर उस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट वगैरह क्लियर नहीं होता है,
सो उन चीजों के रिस्क से बचने के लिए हमें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है और कैसे उसको करते हैं हम, वो सब समझने के लिए हमें एक अटॉर्नी की हेल्प लगेगी। सो रिकमेंडेड है आप लीगल एडवाइजर, अटॉर्नी या फिर किसी एडवोकेट की हेल्प लें और ड्यू डिलिजेंस कराएं। ड्यू डिलिजेंस को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, सो आप उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।